हेलो फ्रेंड्स, ITI फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ के एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस कराऊंगी। ये हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेन और इसकी प्रॉपर्टीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ओके, तो बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक को। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, दृढ़ता मापांक को इसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति। कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति क्या होता है? इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को G से डिनोट करते हैं। G इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई। टाउ हमारा होता है कर्तन प्रतिबल, फाई हमारा होता है कर्तन विकृति। इसी के साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी होते हैं, E, G और K, उनके भी फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी। E इज इक्वल टू हमारा होता है यंग मापांक, ये होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा हमारा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, E हमारा होता है अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन विकृति के अनुपात को हम बोलते हैं यंग मापांक। एक होता है हमारा K, मतलब वल्क मापांक, वल्क मॉडुलस। तो K इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन EV। सिग्मा हमारा होता है लंब प्रतिबल, EV हमारा होता है आयतन विकृति, लंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि E, G और K इन तीनों में रिलेशन आता है। तो इसका रिलेशन होता है 1/K इज इक्वल टू 3/G इज इक्वल टू 9/E। तो ये भी हमारा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका रिलेशन में कौन सा ठीक है। तो 1/K बराबर 3/G बराबर 9/E। आप इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यास्था सीमा में तनाव देने पर एक पिंड में कितनी ऊर्जा संग्रहित होगी? हमारा इसरो का क्वेश्चन है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर हमारा जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? वह संचित ऊर्जा जो कि इलास्टिक लिमिट के अंदर होती है, विकृति ऊर्जा कहलाती है। विकृति ऊर्जा को हमेशा कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। तो इसमें यही पूछा गया है, ऊर्जा जो संग्रहित करती है वो हमारा होता है स्ट्रेन एनर्जी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील का चरम तनन प्रतिबल चरम संपीड़न प्रतिबल की तुलना में होता है। तो माइल्ड स्टील का चरम तनन प्रतिबल संपीड़न प्रतिबल की तुलना में ज़्यादा होता है, जैसे कि द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब हमारा कुछ माइल्ड स्टील की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, यह रेशेदार और चमकीला लौह धातु पदार्थ है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.25% तक होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री C तक होता है। इसका घनत्व जो होता है 7.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और माइल्ड स्टील में जो होता है टफनेस, डक्टिलिटी एवं मशीनेबिलिटी के गुण विद्यमान होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकृति को किस अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? विकृति होता है हमारा भारी बलों के प्रभाव में जो पिंड का विरूपण हो जाता है या उसके आकार में जो भी चेंज होता है, इस परिवर्तन की माप को ही हम स्ट्रेन यानी कि विकृति कहते हैं। ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन। जैसे कि देखिए, ये हमें चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ऐसी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये हमारी सब विकृति होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग मापांक की इकाई, मतलब यंग मापांक होता है हमारा यंग मॉडुलस, द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है? इलास्टिक लिमिट के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस या प्रतिबल तीव्रता उससे संबंधित विकृति के समानुपाती होती है। इस प्रकार प्रत्यास्था सीमा के अंदर सीधे प्रतिबल एवं उपजी विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक या यंग मापांक कहते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू P/E। ये P होता है हमारा प्रतिबल तीव्रता या डायरेक्ट स्ट्रेस, E हमारा होता है लंबाई में विकृति। तो इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट हो जाएगी, E की तो कोई यूनिट होती नहीं है विकृति की, और जो होगी हमारी P की होगी। तो P हो जाएगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार kg अपन सेंटीमीटर, लेकिन ये न्यूटन अपन mm स्क्वायर में भी हो सकता है, और ये टन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर में भी इसकी यूनिट हो सकती है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में और कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर में पूछिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा kg अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पॉइजन रेशियो का अनुपात क्या होता है? पॉइजन रेशियो हमारा होता है पार्श्व विकृति अपॉन अनुदैर्ध्य या लंबवत विकृति। पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो को 1/m से प्रदर्शित करते हैं। यह वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करता है और प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है। अधिकतर धातु के लिए इसका मान 1/m का मान जो होता है 1/4 और 1/3 के बीच होता है। लेकिन एक बात याद है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी भी मेटल के लिए 0.5 से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 0.5 ही होती है। ऐसे ही कुछ जैसे हमारा DMRC, इसरो और SSC काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं वो ये अब तक जितने भी एग्जाम में जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू आई है वो ये है। जैसे एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम की होती है 0.3, ब्रास की होती है 0.34, ब्रोंज की भी 0.3, ब्रास और ब्रोंज की पॉइजन रेशियो सेम होती है। कास्ट आयरन की 0.23 से 0.27, स्टील की 0.25 से 0.33। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आई हुई हैं, ये वही हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट कलेक्ट की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। कुछ ऐसी होती है जिनकी सेम यूनिट्स होती हैं, जैसे हमारा आवेग, मोमेंटम, संवेग, इम्पल्स। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m/v, यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड और ये बन जाएगा न्यूटन सेकेंड। इसी प्रकार आवेग हमारा होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स को न्यूटन में, टाइम को सेकेंड में। तो हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, आवेग और संवेग की यूनिट जो होती है सेम होती है। इसी प्रकार कुछ और भी सेम यूनिट्स है, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार प्रेशर भी हमारा पी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस, आप लोग याद रखिए, स्ट्रेस और प्रेशर की यूनिट भी हमारी क्या होती है, सेम होती है। आगे बात करते हैं, एक आता है हमारा वर्क अपॉन काइनेटिक एनर्जी। ये भी बार बार एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं सारे वही क्वेश्चन है। वर्क अपॉन काइनेटिक एनर्जी, वर्क होता है हमारा फोर्स अपॉन, ये होता है हमारा विस्थापन। तो फोर्स होता है न्यूटन और विस्थापन किया जाएगी मीटर। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इसकी यूनिट भी हमारी बन जाएगी न्यूटन मीटर। तो फोर्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी हमारी सेम होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पदार्थ का वह गुण जिसके भार के हटाने पर वस्तु अपनी मूल आकृति में पुनः वापस आ जाती है, क्या कहलाती है? मतलब पदार्थ का क्या, जब किसी भी उस पर भार लगाएंगे वो अपने पुनः वापस आ जाती है तो वो उस गुण कहलाएगा इलास्टिसिटी। अगर कोई लिमिट ऐसी हो जाती है कि किसी भी वस्तु का भार लगाने में वो एक लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और वो वापस अपनी पुरानी वाली फॉर्म स्टेट में नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी होता है किसी भी मेटल के जो वायर खींचे जाते हैं वो हमारा होता है डक्टिलिटी। इसी प्रकार से बात करते हैं मैलेबिलिटी होता है जब किसी भी मेटल पे हम हथौड़े से चोट मारते हैं तो उसमें वो टूटने की बजाय एक शीट रूप में बन जाता है, तो वो हमारी कहलाती है मैलेबिलिटी। धातु की चादर में बनना हमारी मैलेबिलिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम के लिए पॉइजन अनुपात का मान होता है। अभी मैंने बताया था एल्युमिनियम के लिए क्या होता है, ये भी हमारा इसरो में आया हुआ है। एल्युमिनियम के लिए पॉइजन अनुपात होता है 0.33। इसीलिए आप ये सारे याद कर लेना, इसमें सब है। जैसे इसमें देखिए एल्युमिनियम के लिए 0.33, ब्रास और ब्रोंज का सेम, कास्ट आयरन 0.23 से 0.27 और स्टील का 0.25 से 0.33। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइजन रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। एक धात्विक छड़ के एक सिरे को दंडवत किया जाता है तथा इसका ताप को बढ़ाया जाता है, तो इसमें निम्नलिखित में किसका अनुभव होगा? जैसे कि कोई एक धातु की छड़ है, उसके एक सिरे को हमने फिक्स कर दिया और ये हमारी धातु की छड़ को फिक्स कर दिया और इसका जब हम टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये लंबा होता जाएगा और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन ये बोलता कि एक छड़ को दोनों सिरे से फिक्स कर दिया जाता है, इधर से भी फिक्स है वो इधर से भी फिक्स है, और अब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो ना वो इधर बढ़ेगा ना वो इधर बढ़ेगा, तो इसमें हमारा बीच में जो सिकुड़न आ जाती है, इधर से भी कंप्रेसिव लोड, इधर से भी, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर हमारा कंप्रेसिव। अगर वो क्वेश्चन में ये बोलते कि वो किसी भी तरफ से फिक्स ना हो, ये भी बन सकता है कंडीशन। अगर वो उसमें कोई भी फिक्स नहीं है तब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें कोई भी स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, ना वो टेंसाइल होगा ना इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, इसमें नो स्ट्रेस आंसर होगा। जैसे डायग्राम से देखिए, ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब ये दोनों तरफ से हमारा क्या फिक्स है, और ये टेंसाइल मतलब एक साइड से ही हमारा फिक्स है, और ये वाला हमारा नीचे वाला होता है हमारा नो स्ट्रेस, मतलब ये हमारा मुक्त रूप से स्वतंत्र है, फ्री है पूरी बॉडी हमारी, और इसको तब गर्म किया जा रहा है तो इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के मापांक को किस प्रकार लिखा जाता है? क्या होता है? यंग का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू प्रतिबल अपॉन विकृति P अपॉन A। P को हम लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई विकृति E। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा फोर्स स्ट्रेन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यंग के मापांक को ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृति की इकाई क्या है? विकृति होता क्या है? विकृति एक लंबाई का अनुपात होती है, इसकी इकाई नहीं होती है। विकृति का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब आप बात करें चेंज इन लेंथ को हम किस में कि मीटर में, अपॉन ओरिजिनल लेंथ को भी मीटर में, तो ये मीटर से मीटर हमारा कट हो जाएगा, इसलिए हमारी विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।